बच्चों ये लेक्चर 3 है सॉलिड स्टेट का। इसमें हम लोग यूनिट सेल डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपके कोर्स में दो मेन यूनिट सेल्स हैं। पहला क्यूबिक है और दूसरा जो है हेक्सागोनल यानी HCP है। तो जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें 3 टाइप्स की यूनिट सेल्स पॉसिबल है। आई मीन 3 टाइप्स का अरेंजमेंट पॉसिबल है। पहला होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है BCC और तीसरा होता है FCC। तो अभी मैं आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बच्चों देखिए यहाँ पर प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, पहले आपको मैं बता दूं। देखिए जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है ये आपका बनेगा इस तरह से। ये बच्चों प्रिमिटिव यूनिट सेल बना आपका। यहाँ पर देखिए ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। क्यूबिक है क्यूबिक है बच्चों। इसमें देखिए क्या होता है, कॉर्नर पर एटम्स होते हैं। हर एक कॉर्नर पर एक एटम यहाँ पर होगा, हर एक पर एक यहाँ पर होगा। इसको हम प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं। इसको हम सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक। शॉर्ट में इसको SC बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक ऐसे। ठीक है, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखिए हर एक की एज लेंथ यहाँ पर A है, यहाँ इधर भी A है और इस तरफ भी A है। सारी जो इसकी एजेस हैं वो बराबर हैं। आपको पता है क्यूबिक का मतलब भी यही हुआ कि सब ये इक्वल है। ठीक है, अब देखिए इस यूनिट सेल में हम आपको बताएं कि मेनली हर कॉर्नर पे एक एक एटम रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यूनिट सेल बनती कैसे, कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 4 एटम्स लेते हैं। एक ये ऐसे लिया और चारों एटम्स को हमने एक दूसरे के साथ लगा करके रखा। ठीक है बच्चों, ये सब चारों एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। और इन 4 के ऊपर ही हम 4 एटम्स और रख देंगे। उसको मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ जिससे आपको पता चले। ये 4 के ऊपर हमने 4 और रख दिए। ठीक है, सेम साइज के। तो अब आप देखिए ये जो आपका बन गया, ये आपका यही बनेगा। जैसे नीचे के जो 4 हैं वो ये हैं, 1 2 3 और ये 4 हैं। इनको आपस में लगा के रखा गया और इन 4 के ऊपर एग्जैक्टली ये 4 एटम्स वैसे ही रख दिए गए। तो 4 एटम्स जो एक दूसरे को टच करते हुए रखे हैं उनके ऊपर 4 एटम्स आप और रख देंगे। तो ये आपका जो यूनिट सेल बनेगा वो क्यूबिक यूनिट सेल बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात ये देखना है कि ये जो हमारे एटम्स हैं नीचे, ये एक दूसरे को बेसिकली टच करते हैं बच्चों। यहाँ पे ऐसे देख के लग रहा है कि इनके बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं इसको स्पेस मॉडल बोलते हैं। तो किसी भी दो एटम के बीच में ये जो है डिस्टेंस नहीं होता, एक्चुअली में एक दूसरे को ये टच करते हैं। और यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि अगर किसी एक एटम का यहाँ पर रेडियस स्मॉल r ले लें तो यहाँ पे जो A होता है वो 2r के बराबर होता है। ये जो A होता है स्टूडेंट्स ये 2r के बराबर होता है, यानी जो साइड लेंथ होती है वो दोनों के रेडियस के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे फाइंड कर लूँ, ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, या चलिए उसको बाद में बात कर लेंगे। अभी हम लोग अपने मेन टॉपिक से ही मतलब रखते हैं, वो सब आगे समझ में आ जाएगा आपको बच्चों।
सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ आपसे मैं क्वेश्चंस करता हूँ। क्वेश्चंस आपसे ये कर रहा हूँ मैं कि आपको जैसे ये चीज़ और भी क्लियर हो जाए, ये आपका जो बना है। आप देखिए जैसे ये बना हुआ है, तो मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ बच्चों कि आपको इस यूनिट सेल में ये बताना है कि एटम्स के कितने पेयर्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जिससे मैं इसको बना दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है दैट हाउ मेनी पेयर्स आर टचिंग टू ईच अदर, कितने ऐसे पेयर्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। आप जरा देखिए, कोशिश करिए, 2 मिनट आप पहले अंदाज़ा लगाइए जरा, इसको अंदाज़ा लगाइए, तो जब तक देखिए शायद सही हो जाए, आप बना लें, ठीक है। देखो बच्चों, आंसर आया आपका, क्या आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा, आप सोचिए। कितने ऐसे पेयर्स मिले? देखिए ऐसे बच्चों 12 पेयर्स हैं। आप देखिए मैंने बताया था कि जब आप इनको मिला के रखेंगे आपस में, तो देखिए ये एक दूसरे को टच करेगा, ये टच करेगा, ये भी एक दूसरे को टच करेगा ऐसे, और ये भी एक दूसरे को टच करेगा, और ये भी एक दूसरे को टच करेगा। तो आप ऐसे देखिए कि ये जो टच कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपका साइड लेंथ है कि नहीं, ए है, यानी साइड लेंथ के अलोंग 2 एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो बच्चों कितनी साइड लेंथ है इसमें, आप देख लीजिए, 12 है, 12 है, भी 12 है, आप समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो अगर ऐसी 12 साइड लेंथ्स हैं तो 12 पेयर्स हो जाएंगे, क्योंकि यही देखो एक दूसरे को टच कर रहा है ना, ये वाला, ठीक है। देखिए ये एक दूसरे को टच कर रहा है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं आपस में, ऐसे ही ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं आपस में। तो जो साइड के अलॉन्ग है वही एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इस तरह से 12 साइड लेंथ्स हैं और 12 पेयर्स ऐसे बनेंगे जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सो देयर आर 12 पेयर्स। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 12 पेयर्स। ये सब आप अच्छी तरह सोचेंगे तो आपको क्लैरिटी बहुत आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब ये बात कर लेते हैं, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर not touching to each other। अब ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आप सोच के बताओ कि कितने ऐसे पेयर्स हैं जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो अब इसका भी आंसर निकालेंगे। अब देखिए, आप जरा सोचिए, ऐसे कितने पेयर्स हैं जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए हम आपको बताते हैं कैसे इसको समझना है। इसको रफ कॉपी लेके बैठ जाइए और बनाते रहिए, ठीक है। सॉलिड स्टेट देखिए बहुत आसान चैप्टर होता है, ठीक है। अब देखिए आप जरा ध्यान से देखिए, मैं रेड का यूज करता हूँ थोड़ा अब क्लैरिटी। अब देखिए ये जो है, ये जो डायगनली अपोजिट हैं ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, जो डायगनली अपोजिट है एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। सो एक तो पेयर यही हो गया। अच्छा, दूसरा ऐसा पेयर जो ये भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ये दूसरा पेयर हो गया। तो एक फेस के अलॉन्ग कितने हो गए बच्चों, 2 पेयर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक फेस के अलॉन्ग 2 पेयर्स आ रहे हैं, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अगर ऐसा है स्टूडेंट्स, तो इसमें फिर इसका मतलब एक फेस पर हमारे पास 2 पेयर्स हैं। अगर एक फेस पे 2 पेयर्स हैं तो कितने फेसेस हमारे पास हैं, 6 फेसेस है। आई मीन 12 पेयर्स तो यही हो गए।
12 पेयर तो यही हो गए जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं और कुछ पेयर्स आपको दिखाता हूँ, आप जरा इसको देखो। ये जो डायगनली अपोजिट है, ये जिसको बॉडी डायगनल आप बोलते हैं, ये भाई ये भी तो एक पेयर हो गया। ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 4 बनेंगे भी। 4 बॉडी डायगोनल होंगे, कितने बॉडी डायगोनल? 4 हैं, आप तो 4 बनेंगे। देखिए तो 12 तो ऐसे बन गए, एक फेस पे 2 आ रहे थे और 6 फेस थे, तो 6 इंटू 2 12 पेयर्स तो ऐसे बन गए। और 4 बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल ये इससे मिलेगा 1 और ये इससे मिलेगा 2, ये इससे मिलेगा 3 और ये इससे मिलेगा 4। तो 4 बॉडी डायगोनल के अलोंग पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं बॉडी डायगोनल के अलोंग। तो कितने हो गए? 12 तो हो गए आपके फेस पर और 4 हो गए आपके बॉडी डायगोनल के अलावा। तो कितने पेयर्स हो गए? 6 पेयर्स, सॉरी 16 पेयर्स हो गए। 12 और 4 16। सो यहाँ पर बच्चों जो है 16 पेयर्स लिखे जाएंगे। अब देखिए जब इन तरह के क्वेश्चंस आप करेंगे इस तरह से, तो आपको ये ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी इस चैप्टर में आपको, ठीक है। चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें बात करेंगे बच्चों, 2 इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस होते हैं। एक होता है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन को हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन, सॉरी पहले इफेक्टिव एटम्स लेंगे फिर पैकिंग फ्रैक्शन। पहले हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव एटम्स कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल, एटम्स पर यूनिट सेल। सो इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल हमें निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकलेंगे ये, मैं आपको पहली बात तो बता दूं कि ये जो यूनिट सेल होता है आपका, इस यूनिट सेल में जैसे एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल तो बार बार बनाना ही पड़ेगा, चैप्टर ही हमारा ये है। तो आप देखिए यहाँ पर ये बच्चों बन गया है यूनिट सेल। जस्ट ये हमारा यूनिट सेल देखिए बन गया। यहाँ पे जो एटम्स होंगे वो कॉर्नर पे होंगे। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसमें इफेक्टिव यूनिट सेल जो है कितनी होंगी, कितनी इफेक्टिव यूनिट सेल से आपकी इसमें हो जाएंगी, ठीक है। आप देखिए ये जो आपका यूनिट सेल है, इसमें जो एक एटम आप कॉर्नर पे देख रहे हैं, एक्चुअली ये पूरा का पूरा इसमें नहीं होता, ये ओनली 1/8 ही कंट्रीब्यूट करता है। ओनली 8/8 पूरा नहीं होता, एक एटम का ओनली 1/8 वॉल्यूम इस यूनिट सेल के अंदर होता है। तो अब आप देखिए इफेक्टिव एटम्स कितने हो जाएंगे भाई, टोटल एटम्स वैसे कितने 8 और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, तो ये बच्चों कितना हो गया 1। तो इफेक्टिवली ये 1 एटम हो गया, ठीक है। सो यानी कुल मिला के इसमें एक ही एटम होता है अंदर, ठीक है। 8 दिख रहे हैं आपको, 8 नहीं होंगे, एक ही एटम होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आपने इसको बनाया है तो एक तो आपने हर एक कॉर्नर पे जैसे बना दिया 8 और हर एक का 1/8 दिया, एक तो ये मेथड है। अगर हम इसको विजुलाइज करेंगे बहुत सारी यूनिट सेल्स के बीच में, जब हम लैटिस के बीच में इसको विजुलाइज करेंगे, लैटिस मतलब एक पर्टिकुलर पीस हो गया हमारे पास सॉलिड का, तो एक्चुअली आप देख सकते हो कि पूरा, आप ऐसे भी इसको एज्यूम कर सकते हो कि एक एटम पूरा इसके अंदर बंद है,
ऐसे भी इसको समझा जा सकता है, ठीक है। यानी पूरा ये भी सही है। ये जो आप या तो ऐसे बनाओ, कोई एक बनाना है, आइदर ये कॉर्नर पे बनाना है या फिर बीच में बनाना है, सारा नहीं बनाना है आपको, ठीक है बच्चों। तो ये इफेक्टिव आपके एटम्स आ गए पर यूनिट सेल, ठीक है। ये 1 आएगा आपको यहाँ पर। अच्छा, अब मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ यहाँ पर कि एक्चुअली हम ये जो कॉर्नर के एटम्स है इसको 1/8 ही क्यों लेते हैं, इसका क्या लॉजिक है, क्यों नहीं हमने इसका 1/6 लिया या 1/2 लिया, ठीक है, ऐसा क्यों है। देखिए ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और कि क्यों हमने 1/8 लिया, ठीक है। देखिए इसके लिए, ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y contribution of corner atom is taken 1/8, taken 1/8 of its volume। इसके वॉल्यूम का हमने 1/8 ही क्यों लिया, इसके लिए देखिए हम आपको एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर हम एक यूनिट सेल लेते हैं, बच्चों थोड़ा सा फिगर बड़ा है, इसको हाँ ये थोड़ी एक बड़ी यूनिट सेल हम बना रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, पहले आप देखिए इसको। देखिए अभी बस आप देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, बीच में फिर दिक्कत हो जाएगी। बच्चों अगर आप थोड़ा सा देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे ये कोशिश किया है कि मैंने एक्चुअली में ऐसी 8 यूनिट सेल्स, ऐसी 8 यूनिट सेल्स को मैंने अरेंज किया है। देखिए मैं थोड़ा सा और इसको बताता हूँ। देखिए जैसे एक यूनिट सेल कौन सी है आपकी, ये वाली है, एक यूनिट सेल आपकी ये है जो आपकी आगे वाली है, और थोड़ा सा लाइनें उतनी परफेक्ट नहीं बन पाई हैं, लेकिन आपको दिख जाएगा, आप समझ रहे हैं। ये क्या आगे वाली ये यूनिट सेल है, ये आगे वाली है, ये ब्लू कलर की, एक ये यूनिट सेल है, जैसे ये आप देख रहे हैं। आप मान लो यही वाली आपकी यूनिट सेल है,
एक और तरीका है, रुकिए बताते हैं। देखिए ये जो हम येलो कर दे रहे हैं इस यूनिट सेल को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी समझ में आ गया आपको? ये जो एटम है आपका, ये वाला दिस वन, ये देखिए कौन सा एटम है। ये जो एटम है ये यहाँ पर है। अभी आप देखो ये एटम है। अब आप यही समझना चाहते हो ना कि इसका 1/8 कंट्रीब्यूशन क्यों है। अब आप देखो ये जैसे एक यूनिट सेल है जो येलो कलर वाली, ऐसी 7 यूनिट सेल और है। एक इसके बगल वाली है ये, और इसके पीछे है 2, और एक इसके पीछे है ये वाली 1, ये 2, और ये पीछे वाली 3, और इसको मिला के हो गई 4। तो नीचे 4 यूनिट सेल एक दूसरे के साथ लगा के रखी हुई है। अगर ये 4 रखी है तो इनके ऊपर 4 और देख सकते हो ये रखी है। सो कुल मिला के 8 यूनिट सेल इस तरह से मिला के रखी हुई हैं, जिसमें ये पहली वाली है जो आपने यहाँ पे बनाई थी, और इसका मैंने ये एटम भी दिखा दिया जिसका मैंने कंट्रीब्यूशन 1/8 लिया है। तो अब आप देखो क्या हुआ, क्या होगा। ये जो आपका एटम है जो बीच में बना हुआ है, ये 8 यूनिट सेल्स का कॉमन एटम है। ये हर एक के कॉर्नर का एटम है, और इसका जो सेंटर है वो वही सेंटर है जो 8 यूनिट सेल्स का ये कॉमन सेंटर है, कॉर्नर। देखो ना आप, इस तरफ जा रही है ना, चारों तरफ लाइन में ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो सबका है, सबके कॉर्नर का। अगर सबके कॉर्नर का है तो ये कितने, आई मीन 8 यूनिट सेल्स का ये कॉमन एटम हो गया जो सबका कॉमन है। तो अब इसका कंट्रीब्यूशन सब में कितना कितना जाएगा, जो भी इसका वॉल्यूम है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो हर एक यूनिट सेल को कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। इसलिए इस तरह के यूनिट सेल्स में कॉर्नर पर रखा हुआ एटम यूनिट सेल्स को 1/8 ही कंट्रीब्यूट करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। सो इट्स अ contribution is 1/8 of its volume of atom। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये बात। चलो अब इसकी दूसरी बात हम लोग बच्चों करते हैं। दूसरा जो इसका है पैरामीटर, एंड वो क्या है, वो हमको ये देखना है स्टूडेंट्स कि एक उसमें आता है पैकिंग फ्रैक्शन। जो दूसरी बात हमको समझनी है यहाँ पे, वो है इसका पैकिंग फ्रैक्शन। ये इसका है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। सो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए पैकिंग फ्रैक्शन हमको ये बताता है कि जो भी यूनिट सेल का वॉल्यूम है उसका कितना परसेंट एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा। आई मीन इसका है, इट्स अ परसेंटेज, लिख देता हूँ थोड़ा, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल occupied by atoms। ये होता है। कैसे निकालते हैं इसको, बहुत सिंपल तरीका है। आप देखिए यहाँ पर रखिए वॉल्यूम ऑफ एटम और एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम रखिए, या एटम्स अगर एक से ज़्यादा एटम है तो आप उनका रख लीजिएगा। और इसको हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको हमें डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। वॉल्यूम ऑफ यूनिट
सेल। तो ये देखिए बड़ा आसान है। r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और इसको आप डिवाइड कैसे करेंगे, आप डिवाइड करिए ए क्यूब से। ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ए क्यूब क्या था, ये 2r का क्यूब था। तो ये बच्चों आ जाता है आपका 0.52, या परसेंटेज में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 52%, ये हो जाएगा। तो 52% क्या है, ऑक्यूपाइड है। तो वॉइड कितना, वॉइड माने खाली स्पेस, वॉइड कितना है, इट्स अ 48%। तो 48% इसका वॉइड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले यूनिट सेल पे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है बच्चों। पहले मैं इसकी हेडिंग जरा लिख लेता हूँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल, ठीक है। ये हमारा नंबर 2 था। जस्ट मिनट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आ गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसकी बात करेंगे हम लोग। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पहले बना लेते हैं और फिर बात करेंगे इसकी। ये बच्चा हमारा बन गया है एक क्यूब, देखिए। और इस क्यूब में हम एटम्स अरेंज कर देते हैं। देखिए एटम्स आपके यहाँ पर होंगे। एक कॉर्नर, बीसीसी में क्या बताया था मैंने, बीसीसी में मैंने बताया था आपको कि कॉर्नर पर होंगे और एक एकदम बॉडी सेंटर पर होगा, यहाँ पर होगा एकदम बीच में। देखिए ये बीसीसी यूनिट सेल होती है, कॉर्नर पे एटम्स होते हैं और यहाँ पर होते हैं। अब देखिए पहले मैं बताऊँ आपको ये बनता कैसे, कैसे इसका जो है अरेंजमेंट होता है। देखिए इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, एक पहले हम 4 एटम्स लेंगे जो एक दूसरे से लगा के रखे हुए हैं ऐसे। आप इनको टच करता हुआ मानिए, अभी ये टच नहीं कर रहा अभी स्टार्टिंग में। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इसके ऊपर ना एक एटम हम और रखते हैं। जैसे ये आपने रखा ना, ये आपका रेड ये आपने रखा है, मतलब ये हमने ब्लू से बनाया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने जो 4 नीचे रखे, इसके पहले इनको आप आपस में लगा के रखिए एक दूसरे टच करते हुए। फिर उसके ऊपर ये एक रेड वाला रखिए, आप रख दीजिए। इसके बाद जैसे आपने ये नीचे 4 रखे हैं, वैसे ही आपको इस रेड वाले के ऊपर क्या करने हैं, 4 और रखने हैं। मैं उसको थोड़ा डिफरेंट कलर से बना देता हूँ सो दैट आपको अलग दिखे। अब देखिए इसको, चलो इससे हल्का सा। अब देखिए ये हमने लिया 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। अब आप समझ गए क्या हुआ है।
पहले 4 एटम हमने रखे एक दूसरे से लगा के, फिर उसके ऊपर एक एटम रखा हमने 4 के ऊपर, जो बीच में वॉइड होता है, खाली स्पेस होता है, उसके ऊपर रख दिया। फिर इस एक के ऊपर 4 वैसे ही रखे जैसे नीचे वाले जो 4 हैं वो टच करते हुए रखे थे। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले 4 को प्रेस करेंगे। प्रेस करेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये नीचे वाला थोड़ा दूर हटेगा। भी क्यों हटेगा नीचे वाला दूर, क्योंकि ये उनके गैप में फिट होगा, ये उनके गैप में फिट होगा, तो ये नीचे वाले क्या होंगे, चारों दूर हटेंगे। और जब ये नीचे वाले हटेंगे तो ऊपर वाले भी हटेंगे, क्योंकि वो सिमेट्रिकली हम मान के चलेंगे कि सब एक जैसा ही हट रहा है। तो ये भी हटेगा बच्चों, और ऊपर वाले भी हटेंगे, ये भी हट जाएगा, ऊपर वाला भी हटेगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये काम कब तक करेंगे, ये दबाने वाला प्रेस करने वाला काम कब तक करेंगे, हम तब तक करेंगे जब तक इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल ना हो जाए, क्योंकि हमें बनाना तो अल्टीमेटली क्यूब ही है। तो इस तरह से ये वाली यूनिट सेल आपकी बन जाएगी, ठीक है। और एक बात और भी समझिए आप, फर्क क्या है, जैसे आपने अभी अभी प्रिमिटिव पढ़ा, प्रिमिटिव मैंने क्या बोला, ये कॉर्नर के एटम्स टच कर रहे थे, ये टच नहीं करेंगे, ये जो है ये आपके नॉट टचिंग है, नॉट टचिंग, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, नॉट टचिंग टू ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अच्छा एक बात ये भी आप समझ लीजिए, इसमें टच कौन कौन कर रहा है, किसको किसको। आप देखो ये जो बीच वाला है ये सबको टच करता है, और सारे कॉर्नर वाले बीच वाले को टच करते हैं, इसके अलावा और कोई भी किसी को टच नहीं करता। तो क्वेश्चन तो इसमें भी हम बना सकते हैं, हाउ मेनी पेयर्स टचिंग, हाउ मेनी पेयर्स टचिंग टू ईच अदर। थोड़ा स्पेलिंग बच्चों गलत हो गया है यहाँ पर, टी ओ यू टचिंग, टी ओ, ओके, हाउ मेनी पेयर्स टचिंग टू ईच अदर, टचिंग टू ईच अदर, ऐसे कितने पेयर्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। आप जरा देखिए, आंसर बताइए यहाँ पे, देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो है ये बीच वाला इसको टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, ये सब मतलब सबको टच कर रहा है, तो सीधी बात कितना हो गया, मुझे तो लग रहा है 1 2 3, मतलब एक बॉडी डायगोनल पे ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं, ये 2 पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। एक बॉडी डायगोनल पे कितने पेयर्स बन रहे हैं, 2 ही पेयर्स बन रहे हैं। आप देखिए ये बॉडी डायगोनल होता है, ये जो है आपका बॉडी डायगोनल है, ये वाला, ये ऐसे 4 बॉडी डायगोनल है, तो आप देखिए ये और ये एक पेयर, ये और एक पेयर, 2 पेयर हो गया, ठीक है। तो एक पर अगर 2 पेयर हो गया तो ऐसे 4 बॉडी डायगोनल कितने हो गए, 8 पेयर्स हो गए, 8 ऐसे पेयर्स हो गए जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और देखिए है क्या कोई इनके अलावा, नहीं है, क्योंकि देखिए जो साइड के अलॉन्ग है ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये मैंने बताया ना इनके बीच में क्या होता है, ये डिस्टेंस है, ये टच नहीं करेंगे, ठीक है। और ये तो सवाल ही नहीं उठता है, ये जो आपका फेस डायगोनल पे है इसका तो सवाल ही नहीं उठता कि ये टच करे, ये भी नहीं करेगा। तो अब टच करने वाला कौन है, बस यही है बीच वाला, ये 8 है, 8 को टच करेगा तो सबके साथ एक पेयर बनाएगा, तो 8 पेयर्स हो जाएंगे। तो आंसर कितना हो गया, देयर आर 8 सच पेयर्स, 8 पेयर्स हो गए जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। चलो अब ये बताओ जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं ऐसे कितने पेयर बनेंगे, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स नॉट टचिंग टू ईच अदर, ऐसे कितने पेयर्स हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। आंसर बताइए जरा, देखिए क्या बनता है।
डायरेक्ट वाले पेयर्स हैं, इनडायरेक्ट वाले नहीं बनाने, जो डायरेक्ट एक दूसरे को, पेयर का मतलब जो आमने सामने हो लेकिन टच ना करते हो, ठीक है। ऐसे ही, नहीं तो ऐसे तो फिर बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। टच करने का मतलब आमने सामने हो, तो आप देखिए भाई 12 तो ऐसे ही हो गए एज के थ्रू, क्योंकि ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो 12 पेयर्स हैं, 12 तो ऐसे ही हो गए, तो 12 हो गए। और जो बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग है, सॉरी फेस डायगोनल के अलॉन्ग है, तो 12 तो एज के अलॉन्ग हो गए। और एक फेस पर दो पेयर ऐसे हैं, देखिए ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, ये टच नहीं कर रहा, ये भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, तो फेस डायगोनल पर हो गए। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप देखेंगे तो 12 तो हो गए आपके एज के अलॉन्ग, और 12 आपके हो गए फेस के अलॉन्ग, 24 हो गए, ठीक है। सो 24 ऐसे पेयर्स हैं जो टच एक दूसरे को नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। 24 ऐसे पेयर्स हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। इसमें टच करने की जो कंडीशन है बच्चों, वो वही ली जाएगी जो डायरेक्टली एक दूसरे के मतलब बीच में और कोई एटम नहीं है। जैसे जैसे कि ये आप देख रहे हैं, तो आई थिंक बॉडी डायगोनल के जो पेयर्स है हम वो नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 12, 24 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 24 पेयर्स, 24 पेयर्स आ जाएगा। ऐसे 24 पेयर्स बनेंगे जो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, ये बातें समझ में आ गई होंगी, इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी। अब हम यहाँ पर दो चीज़ें और कैलकुलेट करेंगे जो बहुत इजी है, और वो है उसमें बच्चों, पहला है इफेक्टिव एटम्स। देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफेक्टिव एटम्स इसमें निकाल लेते हैं। ये बड़ा आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ आपको। इफेक्टिव एटम्स देखिए कितने, 8 तो कॉर्नर पर है, 8 इंटू 1/8, और एक बीच में है जो पूरा पूरा कंसीडर होगा, तो इफेक्टिव एटम्स कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे बच्चों, हम लोग ले लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन इसका क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन में हमने आपको बताया था कि हम इसमें कैसे निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का मेथड हमने बताया था आपको, फार्मूला याद करिए। ये बताया था हमने कि ये होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है, एंड शुड बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एटम्स होगा यहाँ पर, मैं ठीक कर दे रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ एटम और एटम्स मतलब इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे आप, 2 है ना, तो 2 इंटू कर दो 4/3 पाई आर क्यूब, एंड इसको आप डिवाइड कर दीजिए ए क्यूब से। अब आप देखिए ए क्यूब में यहाँ पर ए की वैल्यू आर के टर्म्स में निकालनी है हमको, ठीक है, एंड वो हमारे पास ए क्यूब हो गया, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं यहीं पे बता दूं, आसान है। आप देखो जो यहाँ पर फेस डायगोनल ले लेते हैं हम, यहाँ पर सॉरी बॉडी डायगोनल ले लेते हैं। आपको पता है जो बॉडी डायगोनल है वो कितना होता है, यहाँ पर बॉडी डायगोनल होता है a√3 होता है, ये बताया था हमने लेक्चर 1 में। भी इसकी लेंथ निकालनी है, आप समझ ही रहे हो, ये a है, ये a है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a√2, ठीक है।
फिर a√2 ये है, ये a है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a√3। तो ये बॉडी डायगोनल कितना हो गया, a√3, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 4r के बराबर आ जाएगा। तो a कितना आ गया बच्चों यहाँ पर, 4r/√3 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज 4r/√3, 3, ठीक है। और अगर ये √3 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपको पता है, ये आएगा, एक मिनट, ये आएगा आपका 0.68, ठीक है, या 68%। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या है, 68% जो है आपका वो ऑक्यूपाइड है, और बाकी क्या है, बाकी आपका जो है वो खाली है, बाकी जो है आपका वॉइड है, ठीक है। और 68%, आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए एक और यूनिट सेल यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, एंड उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड FCC यूनिट सेल। सो दैट इज फेस, एक मिनट, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये बच्चों आपका 3rd नंबर है ना, 3. ये बच्चों आपका 3rd है, FCC यूनिट सेल बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या इसे CCP भी बोलते हैं। अभी आगे हम डिटेल में और जाएंगे तो बताएंगे, तो आपको ये स्टार्ट करना है। अब आप देखो यहाँ पर, पहले हम यूनिट सेल बना लें, फिर कुछ इसका डिटेल बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ये यूनिट सेल हमारी बन गई है लगभग।
यहाँ पे देखिए जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं बच्चों, कॉर्नर्स पे होते हैं और फेसेस पर होते हैं। देखिए कॉर्नर पर तो जरूर होंगे, कोई भी यूनिट सेल होगा कॉर्नर पर तो होना ही होना है। इसके अलावा कहाँ होगा? फेस पर होगा। ये देखिए ये फेस, ये आपका फेस, ये पीछे का फेस है, ये सामने का फेस यहाँ पर, और ये नीचे का फेस। तो आप देखिए यहाँ पर ये यूनिट सेल्स आ गई हैं आपकी, ठीक है। और इसमें हम लोग दो चीज़ें मेनली सीख लेंगे। और पहले हमें यहाँ पे आपको कुछ बातें बता दें कि इस यूनिट सेल में, ये थोड़ा बीच का खाली कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखता है। इसमें भी बच्चों जो कॉर्नर एटम है ना, वो आपका 1/8 ही कंट्रीब्यूट करेगा। और फेस वाला कितना करेगा जरा देख बताना, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम आपको एक चीज पहले यहाँ पे बता दें कि ए जो होगा वो क्या होगा, ए आपका a√2 के बराबर होगा। आप देखिए कैसे भाई, आप इसको मिलाइए यहाँ से, आप यहाँ पे इसको मिलाइए। जब आप मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये a√2 आएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, ये 4r के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर a एग्जैक्टली क्या हुआ, a आपका आया, इसमें डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा गलती हो जा रही है, इसको फेस डायगोनल बोलते हैं। नहीं ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, आपको पता है ये a√2 जो है आपका फेस डायगोनल है, ये आपका ये फेस डायगोनल है, ये 4r के बराबर होगा। और यहाँ पर a जो हो जाएगा वो आपका a जो हो जाएगा वो 2√2r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो a और r में रिलेशन आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं इसमें इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इफेक्टिव एटम्स जो हो जाएंगे बच्चों इसमें, वो हो जाएंगे आपके, कॉर्नर वाले ले लीजिए, 8 है, 8 इंटू 1/8। और फेस वाले बच्चों कितने हैं, 6, एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो यहाँ इफेक्टिव एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 एटम्स। तो इसमें टोटल 4 इफेक्टिव एटम्स हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हम आपको यहाँ बता दें, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लिया जाएगा 1/2 ओनली, क्योंकि एक यूनिट सेल्स के साथ जब दूसरी यूनिट सेल इधर बगल से लगेगी तो इसका आधा पहले यूनिट सेल में जाएगा बच्चों, और आधा जो है दूसरे यूनिट सेल में चला जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है, ओनली हाफ होता है। तो अब आप देखिए इफेक्टिव एटम्स जो हो गए बच्चों, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, और ये आपका हो गया 4। इसके बाद इसका बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन देख लेते हैं। आप देखिए इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन में देखिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग आप जाइए, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4/3 πr³ अपॉन स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, a³। और a की वैल्यू कितनी थी, 2√2r का क्यूब कर दीजिए, और ये बच्चों आता है 0.74 या 74%, ठीक है। तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन तो 74% हो गया, और वॉइड स्पेस कितना हो जाएगा, वॉइड स्पेस आपका हो जाएगा बच्चों 26%। मतलब इस यूनिट सेल में 74% ऑक्यूपाइड है एंड 26% बच्चों क्या है,
वो खाली है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों।